सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड सीरीज। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ 2026 बोर्ड एग्जाम में आने वाला सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर। यानी आप जो ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये 2026 बोर्ड एग्जाम में आने वाला वायरल क्वेश्चन पेपर है। और ये पेपर 100% आएगा क्योंकि बहुत ही वायरल क्वेश्चन पेपर है। हमने वेबसाइट से डाउनलोड किया है क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही वायरल क्वेश्चन पेपर है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं अंतिम तक तो तब तक आपका 100 में 100% आपका नंबर सारा का सारा फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 70 नंबर का पूर्णांक है आपका, 70 का 70 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा क्या क्या प्रोसेस रहता है आपके पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। और आपके पास जो 3 घंटा 15 मिनट रहेगा उसमें से आपका क्या क्या करना है मैं सारा का सारा बताऊंगा। ठीक है, आपके पास जो 15 मिनट है वो क्या करने के लिए है आपको इसी क्वेश्चन पेपर में लिखा है, और 3 घंटा क्या करने के लिए आपको दिया गया है ये भी इसी क्वेश्चन पेपर में लिखा है। ठीक है, आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद लिखना शुरू करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, सामान्य निर्देश, यानी सामान्य निर्देश दिया हुआ है, इसको आप लोग पहले पढ़ेंगे फिर उसके बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो पहला यहाँ पर क्या कह रहा है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यानी आपको जितना भी प्रश्न दिया है सारा का सारा प्रश्न करना अनिवार्य, सारा का सारा प्रश्न करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा वैसे ही। फिर आपका जो दूसरा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए। यानी आपके पास जो 15 मिनट है वो आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए है, और बाकी जो 3 घंटा है वो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए है। ठीक है, फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में आ एवं बा में विभाजित है। यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर है 2 खंड में विभाजित किया गया है, खंड आ और खंड बा में। ठीक है, खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। यानी आपका जो खंड आ है इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका उत्तर आपको OMR शीट पर देना है। ठीक है, और OMR शीट पर किस तरह से फिल किया जाता है हमने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि कौन कौन सी गलती नहीं करना है, कौन कौन सी गलती करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, और किस तरीके से फिल करना है। ठीक है, आप जाके OMR शीट वाली वीडियो देख लीजिए। ठीक है, फिर आपका जो चौथा पॉइंट है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं वाइटनर से आदि का प्रयोग ना करें। यानी हमने उस वीडियो में अच्छी तरीके से बता दिया, अगर आपका कोई ऑप्शन गलत हो जाता है और आप OMR शीट में फिल कर देते हैं तो उसको किस तरीके से उसको काट कर दूसरे ऑप्शन में चिन्ह लगाएं, हमने उस वीडियो में अच्छी तरीके से बता दिया है, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, फिर आपको जो 5वां नंबर क्या कह रहा है, खंड बा 50 अंकों का। यानी आपका जो खंड बा है, यानी खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, और खंड बा में क्या है 50 अंकों का वर्णनात्मक 1 और वर्णनात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न हैं। यानी आपके का जो खंड बा है इसमें वर्णनात्मक 1 और वर्णनात्मक 2 हैं, जिसमें मानचित्र संबंधित प्रश्न भी हैं। ठीक है, फिर आपका जो है क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। यानी आपका जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन के सामने आपका जो अंक है, यानी आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए कितना अंक मिलेगा उसी अंक के सामने लिखा है। ठीक है, फिर आपको जो 6वां ऑप्शन क्या कह रहा है, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मौजूद मजबूती के साथ संकलन करना आवश्यक है। यानी आपको जो मानचित्रकार है उसको अच्छे तरीके से करना है और आपको कॉपी में अच्छे तरीके से लिखना है। अगर आप क्वेश्चन दूसरा लिखेंगे और आंसर दूसरा लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, और किस तरीके से कॉपी को लिखना है हमने इस पर अलग से वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जो आपका 7 नंबर है, दृष्टि बंधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र करने के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। यानी जो बच्चे नहीं देख पाते हैं या जो नहीं देख पाते हैं उनके लिए कोई अलग सा क्वेश्चन है, अभी हम आगे बता रहे हैं किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, फिर आपका जो अगला है क्या कह रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, खंड बा यानी खंड आ है आपका, इसमें से क्या है आपका 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। यानी आपका जो खंड आ है इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसका आपका करना है, और एक प्रश्न का 1 नंबर है। यानी आपका जो 20 अंक का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन को गलत कर देंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। तो हमने सबसे पहले आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसके बाद ऑप्शन चुनना है और करेक्ट ऑप्शन चुनकर OMR शीट पर फिल करना है। और किस तरीके से फिल किया जाता है हमने OMR शीट के पर एक अलग वीडियो बनाकर उसमें बता दिया, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
फिर आपका जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। यानी जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था वो सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। यानी आपका जो पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, और तीसरा ऑप्शन है इटली, और डी ऑप्शन क्या है ब्रिटेन। यानी आपका चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर जो पहला नहीं, पहला गलत हो जाएगा, और जो आपका तीसरा है ये भी गलत हो जाएगा, आपका चौथा ये भी गलत हो जाएगा, और आपका जो ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, यानी आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम फ्रांस में ही हुआ था। ठीक है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, ड्यूक मेटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना। यानी जो ड्यूक मेटरनिक था वो सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था। यानी आपको के पास चार ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, जिसका उत्तर आपको OMR सीट पर फिल करना है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, रूसो, बी नंबर है इमेनुअल, और सी नंबर है काल्विनी, और डी नंबर है जोसेपे मेस्सिन। यानी आपका जो चार ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है यही आपका सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जोसेपे मेस्सिन। ठीक है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन जो देख रहे हैं, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी। यानी जो आपका सूती कपड़ा मिल था वो उसका रूपरेखा किसने रखा था, यानी किसने रखा था या रखी थी। तो आपका जो पहला ऑप्शन है जॉन राइट, बी नंबर है रिचर्ड आर्कराइट, और सी नंबर है एडू कार्नेगी, और डी नंबर है जेम्स वाट। यानी आपका जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, बी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, रिचर्ड आर्कराइट, यही आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को चारों ऑप्शन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसके बाद आंसर चुनना है। बहुत से बच्चे गलती क्या कर देते हैं, कई क्वेश्चन सेम ही होता है मगर वहाँ पर पूछने का तरीका अलग होता है, तो बहुत लोगों को लगता है कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हड़बड़ी में उनका गलत हो जाता है। ठीक है। तो आपको पहले ऑप्शन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, तभी आंसर चुनना है। ठीक है, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा और आपका सारा का सारा गलत हो जाएगा। फिर आपका जो चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई, इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसमें इसका जो कीमत घटा था गेहूं का, उसका क्या कारण था, किस कारण की वजह से 50% गेहूं का दाम गिर गया था। तो आपको इस चारों ऑप्शन में से उस ऑप्शन को चुनना है जो ऑप्शन सही है, और उसका आंसर OMR शीट पर फिल करना है। तो आपका जो चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्या कह रहा है, कीमतों का गिरना, बी नंबर है कीमतों का बढ़ना, और डी नंबर है कीमतों का स्थिर रहना, और डी नंबर है उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी आपका जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन नंबर ए है पहला, कीमतों का गिरना, यानी कीमतों का गिरना आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका सही हो जाएगा। कीमतों का गिरना यानी कीमत का गिर गया था, तभी आपका जो गेहूं का दाम था 50% घट गया था। ठीक है, यही कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्गन ने कौन सी पहली पुस्तक छापी। जो 1848 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने जो बुक छापी थी वो कौन सा बुक था। तो पहला ऑप्शन है जेन आयर, बी नंबर है रमोना, और सी नंबर है हट केटी डिट, और डी नंबर है बाइबिल। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर चौथा है डी नंबर बाइबिल, ही आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर डी है बाइबिल, ही आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, बेल्जिया में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। यानी बेल्जिया में जो सामुदायिक सरकार का चुनाव करता है वो कौन करता है, यानी ठीक है कौन करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है एक ही भाषा बोलने वाले लोग, और बी नंबर है सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग, और डी नंबर है केवल जर्मन भाषा को बोलने वाले लोग, और डी नंबर है उपयुक्त में से सभी। यानी आपका चारों ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव करता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर पहला है, पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, एक ही भाषा बोलने वाले लोग, यानी एक ही भाषा बोलने वाले जो लोग थे वही बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। यानी जो आपका चारों ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो
लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपको क्या कह रहा है, कठोर एवं लिखित संबंधन संविधान। और बी नंबर है शक्तियों का केंद्रीकरण। और सी नंबर है संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। और डी नंबर है सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है शक्तियों का केंद्रीकरण, यही आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाला कारण नहीं है। यानी आपका जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट कर कर बताना है। ठीक है, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, 9 नंबर सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब। यानी सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है। ठीक है, कब प्रारंभ होती है। पहला है धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए। बी नंबर है धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए। और सी नंबर है सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए। और डी नंबर है कुछ ही धर्मों को प्राधान्यता दी जाए। यानी आपका जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है यही आपका सही हो जाएगा। यानी जब कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाती है तब सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। यानी जो आपका चारों ऑप्शन दिया हुआ, इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो संघ सूची का विषय नहीं है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रतिरक्षा। बी नंबर है मुद्रण। सी नंबर है शिक्षा। और डी नंबर है विदेशी मसाले। यानी आपका चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है क्या कह रहा है, शिक्षा। यानी जो शिक्षा है वो संघ सूची का विषय नहीं है। ठीक है, संघ सूची का विषय नहीं है, क्या नहीं है, शिक्षा। ठीक है, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, गहन खेती। और दूसरा नंबर क्या है, अधिक सिंचाई। और डी नंबर क्या है, वनोन्मूलन। और डी नंबर क्या है, अति पशुचारण। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बी क्या है आपका ऑप्शन नंबर, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई, यही आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर आप मैं करा रहा हूँ ये बहुत ही वायरल क्वेश्चन पेपर है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को सारा का सारा कर लेते हैं तो आपका 70 में 70 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर निम्नलिखित को, रुक जाइए एक सेकेंड बस, निम्नलिखित को सुमेल करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको भटकाने के लिए इस तरीके से दे दिया है कि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है और बताया है यहाँ पर। आपको इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, बस आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। निम्नलिखित को सुमेल करते हुए विकल्प का चयन कीजिए। यानी आपको यहाँ पर सुमेल करना है, यानी मैच करना है। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 यहाँ पर दिया हुआ है और 4 इधर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला का नंबर क्या है, भाखड़ नागड़। यानी जो भाखड़ नागड़ है कहाँ पर है, सतलुज में। कहाँ पर है, सतलुज में। ठीक है, तो आपका जो पहला है जो आपका मिल गया कहाँ पर है, सतलुज में। ठीक है, सतलुज में, यानी का तीसरा नंबर होगा। यानी आप यहाँ पर मिलाएंगे का तीसरे नंबर से। ठीक है, फिर आपका जो खा नंबर है, खा नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है, हरिकुंड। हरिकुंड कहाँ पर है, हरिकुंड है कहाँ, महानदी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका सी नंबर कहाँ है, सी नंबर आपका है पहला नर्मदा, यानी सादर सरोवर। सदर सरोवर कहाँ है, नर्मदा में। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाए मिल जाएगा। फिर आपका जो यहाँ पर क्या है, घा नंबर टिहरी। टिहरी कहाँ है, भागीरथी। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। तो आप यहाँ पर आप ऑप्शन में लिखेंगे, विकल्प है ऑप्शन। ठीक है, इस ऑप्शन में आप मिलाएंगे कि पहले का चौथा, यानी सी नंबर आप लिखेंगे पहले का तीसरा। और फिर हरिकुंड कहाँ है, चौथे में। हरिकुंड यहाँ का चौथा। और सी नंबर क्या है, सरदार सरोवर नर्मदा में, यानी गा का पहला।
और घा नंबर का दूसरा, यानी घा नंबर का दूसरा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा और बाकी का सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद आंसर देना है। ठीक है, अगर आप पहले ही ऑप्शन चुनने लगेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। जो निम्नलिखित ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है, और इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको चुनना है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, मछली पकड़ना, और खा नंबर है कृषि, गा नंबर है गुड़ बनाना, और घा नंबर है डेयरी। ठीक है, तो आपको चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बी क्या है, का एवं गा, यानी का नंबर क्या है, मछली पकड़ना, और गा नंबर क्या है, गुड़ बनाना। ठीक है, तो यही जो आपका दोनों ऑप्शन है, मछली पकड़ना और गुड़ बनाना, यही आपका जो क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है, बाकी सब है आपका। ठीक है, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, यानी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र है उसको किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है रोजगार, बी नंबर है आर्थिक क्रिया, सी नंबर है उद्यम एवं स्वामित्व, और डी नंबर है श्रमिकों की संख्या। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वही आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी उद्यम का स्वामित्व। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य, यानी भूक्षरण से आपका क्या तात्पर्य, यानी भूक्षरण जो होता है उससे आपका क्या तात्पर्य है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर पहला, भूमि का अनउपजाऊ होना, बी नंबर है भूमि का दलदली होना, सी नंबर है भूमि का उपजाऊ होना, और डी नंबर है भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर पहला है भूमि का अनउपजाऊ होना, यही आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, भूमि का अनउपजाऊ होना। ठीक है, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर, निम्नलिखित इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर पहला है संयुक्त वन प्रबंध, बी नंबर है बीज बचाओ आंदोलन, सी नंबर है चिपको आंदोलन, डी नंबर है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन नंबर चारों है, इन ऑप्शन नंबर चारों में से आपको जो ऑप्शन नंबर डी है, डी ऑप्शन आपका क्या है, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर यानी 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पहला आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है, यानी आपको जो चारों ऑप्शन दिए उन चारों ऑप्शन में से तो कौन सा व्यापार है जो अवरोधकों का लक्षण नहीं है। तो पहला क्या कह रहा है, सरकार विदेशी व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। ठीक है, फिर आपका बी नंबर क्या है, सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए, यानी सरकार जो चाहे वो कर सकती है। सी नंबर क्या है, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देना। डी नंबर है क्या है, अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। ठीक है, तो आपका जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन एवं व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। ठीक है, यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। ठीक है, सबसे अधिक विश्व का लक्ष्य कौन सा है, तो पहला ऑप्शन क्या है, उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देना, और बी नंबर क्या है, उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाए, सी नंबर क्या है, अधिक मजदूरी देना, और डी नंबर क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। जो भूमिहीन होते हैं, जिनके पास भूमि नहीं होता है, वो दूसरों के यहाँ मजदूरी करते हैं, उनके लिए सबसे उपयुक्त यानी विकास के लिए, सबसे उनके आगे जाने के लिए
सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अधिक मजदूरी देना। वो मजदूरी करते हैं तो उनको अधिक मजदूरी देंगे तभी तो उनका विकास वो करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अधिक मजदूरी देना। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? यानी आप यहाँ पर जो चारों ऑप्शन देख सकते हैं, चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? ठीक है, तो आपका जो नहीं है। फिर आपका जो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है, क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा कौन सा तीनों ऑप्शन नहीं है जो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ठीक है, फिर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? 20 नंबर क्या कह रहा है? वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेश में वृद्धि हुई। बी नंबर क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ। सी नंबर क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। डी नंबर क्या? उपयुक्त सभी। जो आपका ऑप्शन नंबर चारों है, यही आपका चारों तीनों का तीनों सही हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, उपयुक्त सभी, यानी तीनों का तीनों ऑप्शन आपका सही है, इसलिए आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा सही है। ठीक है, फिर आपका जो अगला पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर? खंडबा यहाँ पर आपका क्या कह रहा है? सबसे पहले खंडबा को अच्छी तरीके से समझेंगे, फिर उसके बाद प्रश्न को समझेंगे। ठीक है, खंडबा यहाँ पर कितने अंक का है? 50 अंक का है। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न पहला, यानी वर्णनात्मक प्रश्न पहला है, उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। यानी आपको जो प्रश्न का आंसर देना है 80 शब्दों में देना है। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन के ऊपर जो टॉपिक दिया हुआ था उसको पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे उसको नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन का आंसर कम शब्दों में दे देंगे, जिससे उनको नंबर कम मिलेगा और कट जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है? 80 शब्दों में आंसर दीजिए। ठीक है, आपका जो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जो महामंदी हुई थी उसका 2 कारण आपको देना है, और एक कारण पर आपको 1 नंबर मिलेगा और 2 पर 2 नंबर, यानी आपको 4 नंबर मिलेगा इस प्रश्न करने के लिए, और कम से कम 80 शब्दों में आपको आंसर देना है इस प्रश्न का। ठीक है, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पर अथवा लगा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लगा हुआ है? अथवा। यानी आप चाहे इस क्वेश्चन को करिए चाहे इस क्वेश्चन को करिए, एक ही क्वेश्चन को करना है, और चाहे इस क्वेश्चन को करिए चाहे इसको, आपको 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन को करना, चाहे इस नंबर क्वेश्चन को करिए चाहे इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन के कारण सहित पुष्टि कीजिए। यानी इस प्रश्न को भी आपको 80 शब्दों में लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर अथवा लगा हुआ है, आप चाहे ऊपर वाले का करिए चाहे ये वाला करिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्तमान परिक्षेप में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। यानी आप चाहे ऊपर वाले को करिए चाहे नीचे वाले को, इसमें आपको 4 नंबर मिलना तो मिलना है, तय है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्या कह रहा है? आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एवं आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है, फिर यहाँ पर अथवा लगा हुआ है। दूसरा नंबर क्या? परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं? 2 कारण लिखिए। यानी आप यहाँ पर ये अथवा लगा हुआ है, सबसे पहले इसको ध्यान देंगे, आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। 3 नंबर का चाहे पहला लिखिए चाहे दूसरा, और 2 नंबर का चाहे पहला लिखिए चाहे दूसरा। ठीक है, आपको 4 का 4 नंबर मिलना तो मिलना है सिर्फ। ठीक है, आपको 80 शब्दों में भी लिखना है। फिर आपको चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती हैं? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। ठीक है, किन्हीं 2 कारण का उल्लेख कर दीजिए, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ये पहला क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको दूसरा क्वेश्चन करना है अच्छे बाजार में कि किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख लिखिए। ठीक है, आपको 80 शब्दों में लिखना है, वहाँ पर अथवा लगा हुआ है, चाहे ऊपर वाला करिए चाहे नीचे वाला। ठीक है, आपको 4 नंबर तो मिलना ही मिलना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्णनात्मक प्रश्न दूसरा, वो वर्णनात्मक प्रश्न पहला था, ये वर्णनात्मक प्रश्न दूसरा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है? लगभग 150 शब्दों में आपको आंसर देना है। ठीक है, आपको यहाँ से 150 शब्दों में आंसर देना है, और आपको एक प्रश्न करने का 6 नंबर मिलेगा, और आपको 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 5वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? किन्हीं 2 कारणों को लिखिए।
स्थगित क्यों कर दिया, इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया। यहाँ पर अथवा लगा हुआ है। तो यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं दो सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। ये आपका दूसरा है, ठीक है। यहाँ पर आप अथवा लगाओ, चाहे पहला कीजिए चाहे दूसरा। अगर आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर यानी उत्तर सहित वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको एक उत्तर सहित आंसर आपको दे देंगे, ठीक है। और आप वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। 80 शब्दों में भी देंगे और 150 शब्दों में भी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6 नंबर क्या कह रहा है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसके किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। इन 4 कारण आप अगर लिखेंगे तो 4 नंबर मिलेगा, और आप इसको इतना ये करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। 6 नंबर आपको मिलना ही मिलना है। फिर आपका दूसरा क्या कह रहा है, यहाँ पर अथवा लगा हुआ है, आपको एक ही करना है, चाहे ऊपर वाला करिए चाहे नीचे वाला। लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन का व्यवस्था देता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मृदा अपरदन का क्या अर्थ है। मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर अथवा लगा हुआ है, आपको चाहे ऊपर वाला करिए चाहे नीचे वाला करिए, आपको 6 का 6 नंबर मिलना तो मिलना है। फिर आपका 8वां नंबर क्या कह रहा है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखिए। आपको 3 कारण लिखना है, प्रत्येक कारण के 2-2 नंबर मिलेंगे, यानी 3 लिखना है, 6 नंबर आपका यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, मानव विकास सूचकांक का क्या है, मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयव का वर्णन कीजिए। यहाँ पर अथवा लगा हुआ है, चाहे ऊपर वाला करिए चाहे नीचे वाला करिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आ गया, मानचित्र। यानी मानचित्र जो आपका है, हमने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया अच्छी तरीके से, और सारा का सारा सॉल्व कर और फिल कर बताया है। आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैं एक वीडियो फिर से बनाऊं और उसमें फिर से अच्छी तरीके से बताऊं किस तरह से फिल किया जाता है, तो आप लोगों का एक वीडियो आ जाएगा, आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो ले पाना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।